चलो भाई, आप यहाँ पर आप नज़र रखें। तो अब आज हमारा पहला लेक्चर है यहाँ पर रेस्ट एपीआई यूजिंग एक्सप्रेस। ठीक है, तो आप चेक करें, मैं यहाँ पर सबसे पहले एक फ़ाइल बना लेता हूँ index.js। ठीक है, index.js, तो ये फ़ाइल बन गई। इसके बाद मैं यहाँ पर Ctrl+J पे प्रेस करके टर्मिनल ओपन कर देता हूँ। ठीक है, अब जो ये टर्मिनल है ना, यहाँ पर सबसे पहले हम चीज़ें कुछ ट्राई करेंगे। ठीक है, लाइक अगर आपने देखना है कि हमारे पास नोड है कि नहीं, तो आप लिखेंगे नोड -- वर्जन। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि नोड है कि नहीं। देखो अभी यहाँ पर दिखा रहा है कि दैट आई एम हैविंग 20.17 वर्जन, तो इसका मतलब नोड पहले से इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अब आप इसके बाद बताइए क्या करेंगे। इसके बाद हम सबसे पहले package.json फाइल को बनाएंगे। तो package.json कौन सी फाइल होती है जहाँ पर आपका सारा कुछ रिकॉर्डेड होता है कि मतलब आपके प्रोग्राम के अंदर डिपेंडेंसीज़ कौन सी है, आप कौन सी डिपेंडेंसीज का कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो अक्सर हम किस में रखते हैं, package.json में। तो ठीक है, उसको बनाने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे npm init। क्या लिखेंगे, npm init। तो ठीक है, आपको अभी करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने लैपटॉप्स बंद करो और पूरा स्क्रीन की तरफ ध्यान रखो। ठीक है, अभी आपको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको फिर बाद में घर पे ट्राई करोगे। ठीक है, लैपटॉप्स डाउन, स्क्रीन डाउन। ठीक है, आप भी नासिर। ठीक है, ओके, तो ठीक है। अब इसके बाद देखो मैंने यहाँ पर किया npm init। इसके बाद जब मैं एंटर 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 कर देता हूँ, तो मैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स जब सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर मुझे एक फ़ाइल बन जाती है दैट्स कॉल्ड एज अ पैकेज जेसन। अब देखो ये एक जेसन ऑब्जेक्ट है, जो मैंने पहले भी कहा कि दैट इट्स अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। इसमें जो चीज़ें होती हैं ना, जो डेटा होता है सेव, वो हमेशा की वैल्यू पेयर्स में होता है। किस में होता है, तो यहाँ पर आपकी जो इस का नाम हो गया वो हो गया रेस्ट एपीआई यूजिंग एक्सप्रेस, क्योंकि ये फोल्डर का नाम था, तो यही अब हमारे इस प्रोग्राम का नाम भी हो गया। इसका वर्जन, इसके मेन फाइल कौन सी है, इसका ऑथर, इसका लाइसेंस, इसका डिस्क्रिप्शन, सब कुछ यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन हम इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है। डिस्क्रिप्शन, ऑथर, ये सब चीज़ें हम बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन पहले आपको क्या इसमें इंस्टॉल करना है। देखिए आपके पास एक वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और आपने इसमें इंस्टॉल करना है एक्सप्रेस। तो आप लिखेंगे npm i express। ठीक है, तो एक्सप्रेस आपने इंस्टॉल कर लिया। इसी के साथ आप इसमें मान लीजिए नोडमॉन इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हम इंस्टॉल करेंगे पहले, बाकी हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको एंटर प्रेस करेंगे, तो कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि दोनों ही, ये एक्सप्रेस एंड नोडमॉन, ये दोनों ही यहाँ पर डिपेंडेंसीज़ में आ जाएंगे। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन इंटरनेट कनेक्शन की वो कितना फास्ट होगा। तो ठीक है, एक्सप्रेस एंड नोडमॉन दोनों ही इंस्टॉल हो गए। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ क्या करती है। देखो एक्सप्रेस क्या है, एक्सप्रेस एक मिनिमलिस्टिक वेब फ्रेमवर्क है। आप चाहो तो इसके अंदर पूरा का पूरा एक वेबसाइट बना सकते हो, एक पूरा का पूरा वेब ऐप आप एक्सप्रेस में बना सकते हो। तो अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, वो बोलती है कि दैट इट्स अ मिनिमलिस्टिक वेब फ्रेमवर्क। क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस इज़ अ मिनिमलिस्टिक वेब फ्रेमवर्क। लेकिन हम ज़्यादातर इसका यूज़ जो है ना, वो API बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, हम इसमें चाहें तो वेबसाइट भी बना सकते हैं बाय यूजिंग HBS और EGS, या बाय यूजिंग सिंपल HTML। तो हम एक एक्सप्रेस सर्वर बना के उस पर HTML को रेंडर कर सकते हैं। ठीक है, वो हम इससे पहले जो हम पिछले 3 हफ्ते जो हमने दिए, उसमें हम वही कर रहे थे। हम एक्सप्रेस सर्वर बना रहे थे और हम फिर HTML रेंडर करवा रहे थे बाय यूजिंग एक्सप्रेस। हम एक्सप्रेस के इंजन की सेटिंग करके एक्सप्रेस को हम बोल रहे थे कि आप हमारे लिए क्या रेंडर करो, आप हमारे लिए HBS रेंडर करो। ठीक है, HBS क्या है, वो HTML ही है, लेकिन वो थोड़ा सा उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है, जिसको हम बोलते हैं हैंडल बार्स। लेकिन वो हमने किया। लेकिन अब देखो क्या है उसके रिलेटेड, आप लोगों ने उसमें बहुत सारी क्लासेस मिस कर दी, तो हम फिर से बेसिक पर आ गए। ठीक है, अब हम फिर से एक्सप्रेस पहले से पढ़ रहे हैं। तो पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक index.js फाइल बनाई, उसके साथ फिर उसके बाद मैंने टर्मिनल में npm init किया। npm init करने से पैकेज जेसन फाइल बना, और वहीं पर मैंने एक्सप्रेस और नोडमॉन को इंस्टॉल कर दिया। ये दोनों चीज़ें आ गई। अब ठीक है, अब मैं index.js में कुछ प्रोग्रामिंग लिखता हूँ। अब मैं कुछ यहाँ पर लिखूँगा, तो हम एक बेसिक सा सर्वर बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना है। तो मैं लिखूँगा constant express इज इक्वल टू रिक्वायर। देखो इसको हम बोलते हैं इंपोर्ट करना। तो हम यहाँ पर रिक्वायर करेंगे किसको, एक्सप्रेस को।
क्योंकि देखो मेरे पास यही दो चीज़ें जो है ना अभी इंस्टॉल्ड है, तो मैंने एक्सप्रेस इंस्टॉल मतलब इंस्टॉल किया हुआ था। और आप चेक करो ये नोड मॉड्यूल्स में होता है, इससे पहले तो नोड मॉड्यूल्स नहीं थे इसके अंदर, ना ही इसमें पैकेज लॉग जेसन था। देखो मैं आपको इस तरह से बता दूं कि ना नोड मॉड्यूल्स के साथ आपका कोई काम है, ना ही पैकेज लॉग जेसन के साथ आपका काम है। देखो पैकेज लॉग जेसन एक रीड ऑनली फाइल है। रीड ऑनली फाइल मतलब उसको आप एडिट वैसे भी नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होती है, इसमें पैकेजेस की इंफॉर्मेशन होती है जो आपने डाउनलोड किए हैं, और खुद पैकेजेस किस में होते हैं, नोड मॉड्यूल्स के अंदर। तो आपने देखा कि नोड मॉड्यूल्स बहुत बड़ा फोल्डर है, इसमें और भी फर्दर सब फोल्डर्स है और उसमें फिर फाइलें हैं। ये क्या है इसके अंदर, ये आप इसको हम बोल सकते हैं कि इट्स अ नोड जेएस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। क्या है, इट्स अ नोड जेएस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ये जो नोड जेएस लाइब्रेरी के अंदर जो चीज़ें आती हैं ना वो नोड मॉड्यूल्स में ही सेव रहता है, ठीक है। या जो भी आप चीज़ इंस्टॉल करोगे npm से वो भी नोड मॉड्यूल्स के अंदर ही इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है, वो भी इसी के अंदर सेव रहता है। अब आप यहाँ पर लिख रहे हो कांस्टेंट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस, इट मीन्स आप इंपोर्ट कर रहे हो किसको, इंपोर्ट एक्सप्रेस, ठीक है, फ्रॉम कहाँ से, नोड मॉड्यूल से, ठीक है, आप नोड मॉड्यूल से ला रहे हो उसको, ठीक है। तो ये चलो हो गया। इसके बाद सेकंड चीज़ पर हम आएंगे। इसके बाद आपने बनाया कांस्टेंट ऐप नाम का एक वेरिएबल, आप चाहो तो किसी और नाम से बना सकते हो, जिसमें मैं एक्सप्रेस को कॉल करूँगा, ठीक है, ऐसे। इस तरह से आपने क्या बनाया, आपने ऐप को इंस्टेंस बनाया किस चीज़ का, एक्सप्रेस का। तो ऐप इज़ ए इंस्टेंस ऑफ एक्सप्रेस, और यही चीज़ हम होती है ऊप्स मॉडल में, इसी चीज़ को इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि दैट एक्सप्रेस की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो ऐप में आ गई। तो इसीलिए अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ऐप डॉट, तो आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स होंगे जो कि असल में एक्सप्रेस से आए होंगे, ठीक है। तो इसमें ही एक मेथड है जिसका नाम है लिसन, और लिसन मेथड क्या होता है, इस पर आप मतलब सर्वर को स्टार्ट कर सकते, लिसन बाय यूजिंग द लिसन मेथड आप एक एक्सप्रेस सर्वर को स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं पहली चीज़ इसमें जो लिखूँगा वो लिखूँगा मान लो 4000, ठीक है। तो 4000 इज़ अ पोर्ट नंबर, ठीक है, पोर्ट नंबर, यानी कि हम इसको बोल रहे हैं कि तुम सिस्टम के 4000 पोर्ट पर सुनना शुरू करो, ठीक है, आप लिसन करना शुरू कर दो किस पर, 4000 पोर्ट पर। यानी कि रिक्वेस्ट्स और रेस्पॉन्सेज कहाँ से आएंगे, रिक्वेस्ट्स एक्सेप्ट किस पर होंगी, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होंगी 4000 पोर्ट पर, और रेस्पॉन्सेज भी कहाँ से आएंगे, 4000 पोर्ट पर। तो ठीक है 4000 पोर्ट पर। सेकंड चीज़ जो इसमें कॉमा लगा के दूसरा पैरामीटर आप लगाओगे, दैट विल बी अ कॉल बैक फंक्शन। इसको हम कॉल बैक इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये फंक्शन के अंदर है ना, तो ये लिसन फंक्शन के अंदर है, ये लिसन फंक्शन का एक तरह से पैरामीटर हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्सोल, ठीक है, लॉग कंसोल डॉट लॉग, और हम लिखेंगे सर्वर लिसनिंग, ठीक है, ऑन जो भी आपने पोर्ट रखा होगा, सर्वर लिसनिंग ऑन पोर्ट 4000, ठीक है। तो सिंपल इतना करने से आपका सर्वर जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको इस प्रोग्राम को मतलब सेव करूं, सेव करने के बाद आप बताइए इसको कैसे चालू करेंगे। आप लिखेंगे यहाँ पर नोड इंडेक्स डॉट जेएस, जैसा कि आप करते हो, तो इससे ये स्टार्ट हो जाएगा। देखो इसने क्या बोला, सर्वर इज़ लिसनिंग ऑन पोर्ट 4000, इसका मतलब सच में 4000 पोर्ट पर ये जो सर्वर है ना उसने लिसन करना शुरू कर दिया। अब लेकिन मसला है कि डेट वो लिसन करेगा क्या, हमने उसके लिए कुछ खास तो किया नहीं, स्टार्ट तो हो गई लिसनिंग, लेकिन आप देखना कि अभी हमने उस पर कोई भी मतलब डेटा सेंड नहीं किया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब हम एक और मेथड बनाएंगे ऐप डॉट गेट। देखिए आप अगर वहाँ पर देखोगे, मैंने आपको बोला था कि दैट वी आर गोइंग टू मेक रेस्ट एपीआई, हम एक एपीआई बनाएंगे, एक एपीआई राउट क्रिएट करेंगे। तो हमारा जो पहला एपीआई होगा दैट विल बी गेट, ठीक है। तो हम एक गेट राउट मतलब बनाएंगे, एक गेट एपीआई बनाएंगे। तो हमने लिखा ऐप डॉट गेट, और गेट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए यहाँ पर राउट। तो मैंने राउट रखा स्लैश, यानी कि अगर कोई 4000 के स्लैश पर गया तो तुम क्या करोगे, तो तुम यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन चलाओ, और उस कॉल बैक फंक्शन के दो पैरामीटर्स होंगे, एक होगा रिक्वेस्ट, दूसरा होगा रेस्पॉन्स, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। इसके बाद इसको आप बोलोगे कि देखो भाई रेस्पॉन्स में तुम सेंड कर लेना, या हम रेस्पॉन्स में बोलेंगे कि तुम रेस्पॉन्स में जेसन सेंड कर दो, जो कि मैंने बोला था कि रेस्पॉन्स में आप जेसन सेंड कर सकते हो, और आप रेस्पॉन्स में जेसन के साथ स्टेटस भी भेज सकते हो। तो मैंने फ़िलहाल जेसन ही भेज दिया, और मैंने जेसन में उसको लिखा मैसेज, क्या लिखी, मैसेज। तो मैसेज होगी इस तरह से, मैं लिखूँगा हेलो फ्रॉम द सर्वर, ठीक है, हेलो फ्रॉम द सर्वर। तो इसका मतलब अगर कोई भी इस पोर्ट पर जाएगा 4000 पोर्ट पर और स्लैश राउट पर जाएगा तो उसको आएगा हेलो फ्रॉम द सर्वर। तो अगर आप इसको टेस्ट करना चाहो कि चलेगा कि नहीं,
अब देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लाइन है ना हमने बाद में ऐड की थी, तो ये अगर हमने सेव भी की तो फिर भी आप इसको मतलब देख नहीं पाओगे कहीं पे, तो इसीलिए हमें सर्वर को क्या करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करने के लिए हम करते हैं Ctrl+C, फिर आपको फिर से लिखना पड़ेगा node index.js, तो आप फिर से सर्वर स्टार्ट हो गया, लेकिन इस बार ये लाइन भी सर्वर के अंदर इंक्लूडेड होगी। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास यहाँ पर थंडर क्लाइंट है, तो बिकॉज हम APIs के साथ डील करने वाले हैं तो हम थंडर क्लाइंट ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर थंडर क्लाइंट इंस्टॉल करके आप एक नई रिक्वेस्ट ऐड करो, ठीक है। तो आपने एक नई रिक्वेस्ट ऐड की और आप किस पर इसको मतलब आप किस API पर सेंड करना चाहते हो गेट रिक्वेस्ट। तो मैं इसको बोलूँगा कि देखो भाई मुझे चाहिए लोकल होस्ट, ठीक है, लोकल होस्ट :4000 पर, 4000 के स्लैश पर। और दूसरी चीज़ ये HTTP है, इट्स नॉट HTTPS, क्योंकि मैं अपने ही होम सर्वर पे हूँ, तो इट्स HTTP, इसकी कोई SSL सर्टिफिकेट नहीं है। अब देखो जैसे ही मैं गेट रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ तो यहाँ पर आप देख लेना रेस्पॉन्स क्या होगा उसका। तो दिस इज़ API, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एज API। बस एक प्योर API यही होता है कि उसको रिक्वेस्ट करते हो आप और वो रेस्पॉन्स देते हो। और देखो रिक्वेस्ट की टाइप क्या है, इट्स गेट। मैंने हालांकि बोला था कि गेट पोस्ट पुट डिलीट होता है, लेकिन और भी कुछ है, पैच, हेड, ऑप्शन, प्रूफ फाइंड एंड कस्टम। कस्टम तो हो गया टोटली आप अपनी तरफ से मर्जी जो चलाओ, लेकिन जो बेसिक्स ही हमारी CRUD ऑपरेशन करने के लिए जो बेसिक APIs होती हैं वो यही होती हैं, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट। और भी फिर है पैच, हेड, ऑप्शंस, वो हम बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करें लोकल होस्ट 4000 पर, जैसे ही मैं रिक्वेस्ट सेंड कर दूँ सेंड, तो देखो ये यहाँ पर रिस्पॉन्स क्या आया, हेलो फ्रॉम द सर्वर। और स्टेटस देखो क्या आया, इट्स 200, ओके। स्टेटस 200 का मतलब होता है ओके। साइज़ 36 बाइट्स है, यानी कि 36 बाइट का डेटा है। और टाइम 46 मिलीसेकंड, यानी कि इस API को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, 46 मिलीसेकंड्स, ठीक है। देखो अब की बार नासिर याद रखना कि हम कोई भी इसमें HTML रेंडर करने वाले नहीं हैं। HTML को आप टोटली साइड में हटा दो, हम रेस्पॉन्स में हमेशा JSON ही भेजेंगे, ठीक है। हम रेस्पॉन्स में क्या भेजेंगे, JSON ही भेजेंगे। तो हमें कोई भी इसमें जो HTML है ना अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना हम HTML लिखेंगे ना CSS लिखेंगे, हम प्योर APIs बनाएंगे और प्योर APIs का ही लॉजिक जो है ना हम सीखेंगे। इसमें आपको टन्स ऑफ जावास्क्रिप्ट जो है ना यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। और इस तरह से आपकी जावास्क्रिप्ट की जितनी भी नॉलेज है वो सब यहाँ पर यूज़ होने वाली है एंड आप नई जावास्क्रिप्ट सीखोगे, ठीक है। आया समझ आपको? तो ठीक है, मैंने ये रिक्वेस्ट कर दी इसके ऊपर और आपने देखा कि इसने आया हेलो फ्रॉम द सर्वर। अब ठीक है, ये रिक्वेस्ट जो है आप इस रिक्वेस्ट को चाहो तो यहाँ पर सेव कर सकते हो, सेव टू कलेक्शन। तो ठीक है, मैं एक कलेक्शन बना लेता हूँ यहाँ पर और उस कलेक्शन का नाम मैं रखता हूँ, मान लो REST API, ठीक है। यहाँ पर एक नई कलेक्शन बनाते हैं, क्रिएट न्यू। कलेक्शन का नाम होगा, चलो हम रोबोलॉक्स इसका नाम रखते हैं, ठीक है। और सबमिट, सेव्ड सक्सेसफुली। और आप देखिए अब ये जो है ना मेरे पास कलेक्शन होगी अब रोबोलॉक्स नाम से, और रोबोलॉक्स नाम में मेरे पास एक रिक्वेस्ट है ये वाली, ठीक है। और इसको आप जब भी यूज़ करना चाहो तब भी आप सेंड कर सकते हो। और देखो हेलो फ्रॉम द सर्वर, जब तक सर्वर चल रहा है तब तक आप ये कर सकते हो, ठीक है। ओके, चलो अब हम आगे देखते हैं। अब हम इस थंडर क्लाइंट को यहीं पे रखेंगे और अब हम बढ़ेंगे आगे। अब हम एक और API बनाएंगे। तो यही API इतना ही है, ठीक है, यही एक API है, मतलब ये एक API कहलाएगी। इट्स अ गेट रिक्वेस्ट ऑन स्लैश। लेकिन अलबत्ता इसका जो है ना इसका प्रोसेसिंग में क्या है कि खाली रेस्पॉन्स में हमें JSON मिल रहा है और कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अब आप इसके बाद आगे और भी APIs बनाओगे जो इससे भी टफ होती जाएंगी। अब चेक करें आप, अगर मुझे अब कुछ भी इसमें नया करना है तो मुझे फिर से इसको सेव करना पड़ेगा, फिर से मुझे सर्वर क्लोज करना है, फिर देन आफ्टर दैट फिर मुझे node index.js फिर से करना। लेकिन हम डेव मोड में है ना अभी, मतलब हम डेवलपर मोड में है, मैं कितना ही कोड इसमें अभी और ऐड करने वाला हूँ, तो इसीलिए हम डेवलपर मोड में अक्सर नोडमॉन को इस्तेमाल करते हैं। एंड नोडमॉन को इस्तेमाल करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे डेव, क्या लिखेंगे, डेव। तो इट्स अ डेव कमांड, और डेव में आप लिखोगे यहाँ पर नोडमॉन, ठीक है, नोडमॉन स्पेस लगा के index.js। इसका मतलब आप उसको बोल रहे हो कि देखो भाई जब भी मैं डेव कमांड, जब भी मैं स्क्रिप्ट को रन करूँ, जब भी मैं टर्मिनल से डेव स्क्रिप्ट को रन करूँ, आप क्या कर देना, आप नोडमॉन की मदद से index.js को चला लेना। अब देखो इससे क्या होगा, एवरी टाइम जब भी आप फाइल को सेव करोगे, ठीक है, तो ये खुद से रिलोड हो जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पर इसको चलाने के लिए लिखूँगा, पहले मैं फाइल को सेव कर दूँ, इस index.js को भी सेव कर दूँ, और यहाँ पर मैं लिखूँगा npm run dev, क्या लिखेंगे, npm run dev। और जैसे ही मैंने ये लिखा तो आपने देखा इसने बोला सर्वर इज़ लिसनिंग ऑन पोर्ट 4000। लेकिन इस आपकी बार ये डिफरेंस है कि जब भी मैं सेव करूँ,
ठीक है। जब भी मैं इसके ऊपर index.js के ऊपर जब भी मैं कुछ नया लिखूंगा, सेव करूंगा, तो आप देखेंगे ये फिर से खुद से रिस्टार्ट हो जाएगा। तो आपको अब मैन्युअली रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं। चलो ठीक है, बैक टू द टॉपिक। अब यहाँ पर सिर्फ मैंने क्या किया, मैंने पैकेज जेसन में नोडमॉन मुझे पहले से इंस्टॉल था। डिपेंडेंसीज में आप चेक कर सकते हो कि नोडमॉन पहले से ही इंस्टॉल्ड है। एंड डेव कमांड में मैंने सिर्फ इतना लिखा नोडमॉन इंडेक्स जेएस, और ये भी मैंने की वैल्यू पेयर्स में ही लिखा, और इसकी की भी स्ट्रिंग है और वैल्यू भी स्ट्रिंग है। तो ये पैकेज जेसन में ये चीज़ें हो गई। अब देखो यहाँ पर अब हम एक और राउट बनाते हैं app.get, ठीक है, या हम app.post बनाएंगे। चलो एक पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, app.post स्लैश, और यहाँ पर मैं उसको बताऊँगा, देखो भाई यूज़र जो है ना वो रजिस्टर करना चाहता है। यूज़र क्या करना चाहता है, रजिस्टर। मान लो एक यूज़र को हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है, तो उसकी बाज़ाब्ता जब आप उस बटन पे क्लिक करते हो ना, जब हम रजिस्टर बटन पे क्लिक करते हो तो बैकएंड पर ये कोड रन होगा। यानी कि वो रिक्वेस्ट किसको जाएगी, वो रिक्वेस्ट जाएगी http localhost 4000/user/register को, ठीक है। और हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, मतलब हम क्या लिखेंगे इसको, देखो अब मसला है, आप चाहो तो यहीं पर एक कॉल बैक लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि इसका लॉजिक जो है ना बहुत लंबा चौड़ा होने वाला है, तो हम यहाँ पर सिर्फ एक फंक्शन का नाम लिखेंगे और फंक्शन कहीं और पे बना सकते हैं। यानी कि हम एक फंक्शन का नाम यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन फंक्शन क्या करेंगे, फंक्शन कहीं और पे बनाएंगे। और एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो हम इसमें फॉलो करते हैं वो ये है कि दैट हम यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे कंट्रोलर्स, ठीक है, और कंट्रोलर्स के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा यूज़र कंट्रोलर, ठीक है, यूज़र controller.js। तो मैंने यूज़र controller.js नाम से एक फंक्शन बनाई। तो पहले मैं फंक्शन क्रिएट करूँगा। तो फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन लिखता हूँ कांस्टेंट रजिस्टर हैंडलर, क्या लिखेंगे, रजिस्टर हैंडलर। एक फंक्शन मैंने बनाई जिसका नाम क्या है, रजिस्टर हैंडलर, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई तो उसको आप ठीक करेंगे, ठीक है। तो रजिस्टर हैंडलर इज इक्वल टू एक फंक्शन होगी। देखो दिस विल बी एन एसिंक्रोनस फंक्शन, ठीक है, हम इसको एसिंक्रोनस फंक्शन बनाना चाहेंगे। देखो जब आपने स्टार्टिंग में ये क्लासेस ज्वाइन की थी, जो जितने भी स्टूडेंट्स उस वक्त यहाँ पर थे, उस वक्त मैंने एसिंक्रोनस फंक्शन ही से स्टार्ट किया था। तो एसिंक्रोनस फंक्शन क्या होता है, जिसमें आप ऑपरेशंस को एसिंक्रोनसली चलाते हो। मतलब सिंपल टर्म्स में हम ये कह सकते हैं कि दैट हम इसमें प्रोमिसेस चलाते हैं, ठीक है। और प्रोमिसेस क्या होते हैं कि जैसे ही आपने वो फंक्शन, मतलब जो भी उसमें कोई CPU हैवी टास्क होगा, ठीक है, वो बैकग्राउंड में चलता रहेगा, ठीक है, और जैसे ही वो कंप्लीट होगा तो उसके बाद मतलब फर्दर कोड एग्जीक्यूशन होगी। यानी कि हम क्या करते हैं, हम उस कोड का वेट करते हैं जो सबसे ज़्यादा मतलब CPU जो भारी होता है, ठीक है, ओके, और उसको हम बैकग्राउंड में चलाते हैं। तो ये हम इसके बारे में और भी बात करेंगे अभी एसिंक के बारे में। तो एसिंक जो है ना, एसिंक फंक्शन को हम चलाएंगे, और एसिंक हमने एक फंक्शन बनाई, देखो एसिंक, तो उसके बाद मैंने एक एरो फंक्शन बनाया, ठीक है, पैरेंथेसिस विच इम्प्लाइज टू करली ब्रेसेस। और इसमें जो पैरामीटर्स होंगे वो होंगे रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। और प्रॉपर हैंडलिंग के लिए मैं इसमें बनाऊंगा ट्राई कैच ब्लॉक, ठीक है, मैंने क्या बनाया इसमें, एक ट्राई कैच ब्लॉक, सो दैट अगर कभी ये फंक्शन में कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या है, और मैं कैच में एरर को कंसोल भी कर दूंगा, ठीक है, सही है ना। तो मैंने कुछ ऐसा लिखा, रजिस्टर हैंडलर इज इक्वल टू एसिंक रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। अब इसमें क्यों रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स है, बिकॉज इट्स अ सर्वर फंक्शन, ये सर्वर के लिए हम बना रहे हैं। ऑब्वियसली सर्वर जो है ना वो हमेशा एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, एक रेस्पॉन्स बाकी वापस देगा, ठीक है। अब ठीक है, मैंने ये फंक्शन बना ली, और देखो ट्राई में मैं इसको बोलूँगा कि देखो तुम ट्राई में सेंड कर देना जेसन ही, तुम ट्राई में क्या करोगे, जेसन सेंड कर देना, और जेसन में लिखना मैसेज, ठीक है, एक मैसेज लिखना, और उसमें लिखना करंटली, ऐसे ही मैंने लिखा, ऐसे ही मैं कुछ रैंडम वर्ड्स लिखता हूँ, करंटली इन डेव मोड, क्या लिखेंगे, करंटली इन डेव मोड। अब ठीक है, ये फंक्शन हो गई, मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ, देखो इस तरह से हो गया ये। तो रजिस्टर हैंडलर एक फंक्शन है, एसिंक्रोनस फंक्शन, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स इसके 2 पैरामीटर्स हैं, और रेस्पॉन्स में हम इसको लिख रहे हैं करंटली इन डेव मोड, एंड अगर प्रॉब्लम हुई तो कुछ कैच एरर हो जाएगा। और हम इस फंक्शन को अभी कर देते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, क्या कर देते हैं, मैंने इस फंक्शन को एक्सपोर्ट करना है, तो मैं करली ब्रेसेस में ऐसे लिख के इस रजिस्टर हैंडलर को डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन अब क्या हो गई, एक्सपोर्ट हो गई। तो फंक्शन मैंने लिखी कहाँ पर, यूज़र कंट्रोलर में, लेकिन इसको मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिया। अब यही फंक्शन मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ इस पर, यानी कि जब भी कोई बंदा /user/register पे जाएगा तो वो कौन सी फंक्शन देखेगा, ये दिस वन, रजिस्टर हैंडलर। देखो रजिस्टर हैंडलर, देखो जैसे ही मैंने लिखा रजिस्टर हैंडलर, यहाँ पर खुद से आ रहा है रजिस्टर हैंडलर इज़ फ्रॉम कंट्रोलर्स,
स्लैश यूज़र कंट्रोलर। जैसे आप एंटर मारोगे ऊपर से देखो, ऊपर से ये भी इंपोर्ट हो जाएगी। तो रजिस्टर हैंडलर इज इक्वल टू रिक्वायर कंट्रोलर्स यूज़र कंट्रोलर। तो इसका एग्जैक्ट एब्सोल्यूट पाथ आपको यहाँ पर दिखने का मिलेगा, डॉट स्लैश कंट्रोलर स्लैश यूज़र कंट्रोलर। इसका मतलब ये जो एक्चुअल फंक्शन है ना, दिस वन रजिस्टर हैंडलर, दिस फंक्शन इज सिचुएटेड एट वेयर, कंट्रोलर्स यूज़र कंट्रोलर। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इम्पोर्ट। लेकिन इम्पोर्ट किसको कर रहे हो, फंक्शन को। इम्पोर्ट फंक्शन कहाँ से, फ्रॉम कंट्रोलर्स, ये कंट्रोलर से आपने किया। देखो अगर आपको ये चीज़ समझ में आएगी ना तो लगभग बहुत सारे फ्रेमवर्क्स को समझना आसान है। जावा में JSP है, ठीक है, जावा में JSP है, सी हैश में ASP है, ठीक है, इसी तरह से पाइथन में जैंगो है और ये एक्सप्रेस है। इनका सबका वर्किंग एक ही तरह का है। अगर आपने ये सीख लिया तो उसके बाद जो अगर आपको और भी लैंग्वेज आती होंगी जैसे सी हैश जावा आता होगा तो वहाँ पर भी यही बनाना होता है, ठीक है। वहाँ पर भी एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम यही करते हैं। अब हमने क्या किया, अब हमने रजिस्टर हैंडलर बनाया और रजिस्टर हैंडलर कहाँ पर है, रजिस्टर हैंडलर है, हाँ रजिस्टर हैंडलर वहाँ पर है। और देखो आप चेक करो, पहले मैं इस सर्वर देख लेता हूँ कि सर्वर ठीक से चल रहा है कि नहीं, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एंड मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, npm run dev, ठीक है, ठीक है, हाँ सर्वर स्टार्ट है। सेव करते हैं, हाँ देखो मैं जब भी सेव करूँगा ये फिर से रिस्टार्ट होगा, जब भी सेव करूँगा तब ये फिर से रिस्टार्ट होगा। इसका मतलब है कि जो चेंजेस है ना वो मुझे जब एक्शन में देखनी होगी ना कि जो मैंने चेंजेस की क्या वो हुई कि नहीं, तो बस आपने सेव करना है और सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। आपने वो पहले की तरह नहीं लिखना है node index.js करके, वैसे ही नहीं करना। आपको अगर कभी नहीं हो जाए खुद तो हमें मैन्युअली करना पड़ता है, हम लिखना पड़ता है ऐसे, ठीक है, ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है। वैसे मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में आप यहाँ पर जैसे ही फंक्शन का नाम लिखोगे तो वो खुद आ जाता है। जैसे को अगर मैं यहाँ पर देखो मैंने ऐसे किया लिखने की तो रजिस्टर हैंडलर ये वहीं से दिखा रहा है, रजिस्टर हैंडलर वहाँ पर फंक्शन है। अगर इंपोर्ट नहीं भी किया होता तब भी ये दिखाता, लेकिन याद रखना फिर वो यूज़र कंट्रोलर में पहले एक्सपोर्ट हुई होनी चाहिए। चलो अब हम अगर थंडर क्लाइंट में जाए, अगर हम थंडर क्लाइंट में जाए और यहाँ पर कलेक्शंस में जाए, इसी रोबोलॉक्स कलेक्शन में, और रोबोलॉक्स कनेक्शन में इसी को मैं ये जो ये वाली फंक्शन है दिस वन, इसको मैं एक तरह से डुप्लीकेट करता हूँ। तो मैंने एक और रिक्वेस्ट बनाई तो 4000 आपने देखा मैंने किसको डुप्लीकेट किया, इस वाले को, कॉपी जो इसकी है, और इसको मैं बाद में फिर सेव भी कर लेता हूँ। तो 4000 के ऊपर देखो यूज़र स्लैश रजिस्टर, ठीक है, यूज़र स्लैश रजिस्टर। अगर मैं ये सेंड कर दूँ, देखो इसने मुझे बोला कि आप ये इसमें नहीं है। देखो रीज़न क्या है, बिकॉज वो एक पोस्ट रिक्वेस्ट है, लेकिन आप गेट पे कॉल कर रहे हो तो मुझे पोस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम गेट की जगह पर पोस्ट पे रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो जैसे आपने सेंड किया देखो क्या आता है, करंटली इन डेव मोड, तो इट मीन्स चलो पोस्ट रिक्वेस्ट भी चल गया, ठीक है। अब आप इसको रीनेम कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर। तो ये रजिस्टर हो गया और ये जो है ये आपका इंडेक्स, ये आपकी इंडेक्स हो गई, इंडेक्स, ठीक है। तो चलो ये एक गेट रिक्वेस्ट है और ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट है। थंडर क्लाइंट में आप यहीं पे टेस्टिंग कर सकते हो। देखो जब भी मैं इंडेक्स को कॉल कर रहा हूँ तो इट्स गिविंग मी हेलो फ्रॉम द सर्वर इन 4 मिलीसेकंड ऑफ द टाइम, ओके। एंड रजिस्टर पर रजिस्टर पे जब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो ये भी मुझे 4 मिलीसेकंड के अंदर करंटली इन डेव मोड, तो 4 मिलीसेकंड, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि 4 मिलीसेकंड का टाइम क्या है। अगर मैं इस तरह से दिखूँ, एक सेकंड में 1000 मिलीसेकंड्स होते हैं, तो अगर 10 मिलीसेकंड में रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाएंगी तो बताओ आप एक सेकंड में कितनी रिक्वेस्ट कर सकते हो JS को, एक्सप्रेस JS को कितनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम, अगर 10 मिलीसेकंड में एक रिक्वेस्ट कंप्लीट होता है। अगर एक सेकंड में एक रिक्वेस्ट को अगर 10 मिलीसेकंड लगते हैं, कितने, तो बताओ एक सेकंड के अंदर कितनी होगी। एक सेकंड इज 1000, तो 1000 डिवाइडेड बाई 10 है ना, दैट्स 100। इट मीन्स आप एक सेकंड में एक्सप्रेस को 100 रिक्वेस्ट कर सकते हो, कितनी है। और एक्सप्रेस जो है ना, आपको पता है जब आप एक एक्सप्रेस को प्योर अच्छी तरह से उसमें बेहतरीन तरह से कोड करोगे तो इट कैन टेक अप टू 20,000 रिक्वेस्ट पर सेकेंड। कितना, 20,000 रिक्वेस्ट, हाँ। अब इट डिपेंड्स ऑन कोड एफिशिएंसी, डिपेंड्स ऑन योर कंप्यूटर कितना पावरफुल है, लेकिन हाईएस्ट वी कैन अचीव ऑन एक्सप्रेस इज 20,000, जो कि बाकी जितने भी फ्रेमवर्क अभी है मार्केट में उनसे बहुत फास्ट है। लगभग सी हैश में भी आप इतना ही करोगे, और भी मतलब कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जो इतनी ही मतलब लगभग फास्ट है, और जिस पर API रिक्वेस्ट इतनी आप सेकंड में कर सकते हो। लेकिन देयर इज एन अनदर फ्रेमवर्क दैट्स कॉल्ड एज फास्टिफाई,
ठीक है। अगर आप चेक करो, मैं यहाँ पर अभी गूगल कर लेता हूँ, तो आप देखोगे कि हमारे पास और भी है लाइक फास्टिफाई। तो अगर मैं लिखूँ फास्टिफाई, ठीक है, फास्टिफाई वर्सेस एक्सप्रेस, देखो खुद से निकल के आ गया फास्टिफाई वर्सेस एक्सप्रेस। एक्सप्रेस तो बहुत पुराना है, अब बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं हम, लेकिन रिसेंटली कुछ टाइम पहले, लगभग 2-4 साल पहले, ये फास्टिफाई भी आया हुआ है। अब फास्टिफाई क्या है? ये भी इसी तरह का एक फ्रेमवर्क है जिसमें आप क्या बना सकते हो, रेस्ट एपीआईज, जिसमें आप सर्वर्स बना सकते हो, एक पूरी की पूरी वेब ऐप बना सकते हो। काम भी ये बिल्कुल एक्स की तरह करता है, एक्सप्रेस की तरह ही करता है, लेकिन ये एक्सप्रेस से 2.5 टाइम्स फास्टर है। इट मीन्स 2.5 का मतलब होता है इट कैन टेक अप टू 50,000 रिक्वेस्ट्स पर सेकेंड। कितनी? 50,000 रिक्वेस्ट्स ये ले सकता है। तो इसके ऊपर बहुत डिस्कशंस होते रहते हैं कि कौन इसमें से अच्छा है, विच इज़ बेटर। फास्टिफाई ऑफर्स बेटर परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस के मामले में अगर आप बेंचमार्किंग चेक करोगे तो फास्टिफाई से जो सर्वर बनेंगे ना, वो इससे ज़्यादा फास्ट होंगे। किससे? एक्सप्रेस से। लेकिन अब हम फिर भी एक्सप्रेस क्यों यूज़ कर रहे हैं? देखो एक्सप्रेस का क्या है कि एक्सप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन बहुत अवेलेबल है। एक्सप्रेस बहुत पुराना है, हम कह सकते हैं कि मंजा हुआ खिलाड़ी है, मतलब पुराना है ना, तो ओल्ड स्कूल। तो हाँ, इस अब बहुत सारे लोगों को पता है कि दैट एक्सप्रेस कैसे काम करते हैं, इसका मिडलवेयर कैसे काम करता है, इसके अंदर बाकी चीज़ें कैसे करनी, फंक्शंस कैसे हैं बनानी। तो मतलब एक्सप्रेस के साथ लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। एंड फास्टिफाई अभी इस मार्केट में नया है, लेकिन जब आप एक एक्सप्रेस को पूरी तरह से समझ जाओ, सीख जाओ, तो आप भी फिर ग्रेजुअली कहाँ पर जा सकते हो? फास्टिफाई पे। और बहुत सारी कंपनीज अभी फास्टिफाई का इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है, फास्टिफाई ऑफर्स बेटर परफॉर्मेंस, हैंडलिंग मोर रिक्वेस्ट्स पर सेकंड विद लोअर मेमोरी यूजेज, रैम कम खाता है, ठीक है। मेमोरी यूजेज का मतलब क्या? लोअर मेमोरी यूजेज है, रैम भी कम लेता है, रिक्वेस्ट्स पर सेकंड भी ज़्यादा हैंडल कर सकता है। इसकी हायर परफॉर्मेंस की वजह से आप इसको स्केलेबल ऐप्स में यूज़ कर सकते हो, और इसमें मॉडर्न फीचर्स हैं, HTTP/2 का सपोर्ट है, टाइपस्क्रिप्ट का सपोर्ट है। फास्टिफाई इज़ ऑल्सो बेटर फॉर फ्यूचर रेडी प्रोजेक्ट्स। और ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो आप चाहते हो कि अगले 10 साल तक मार्केट में राज करें, तो उसको आप एक्सप्रेस में मत बनाओ, क्योंकि एक्सप्रेस इज़ ओल्ड फ्रेमवर्क नाउ, तो आप उसको फास्टिफाई में बना सकते हो। तो ठीक है, तो फास्टिफाई इज़ अनदर थिंग जिसके बारे में पढ़ सकते हो आगे जाकर, इस कोर्स के बाद आप फास्टिफाई सीख सकते हो। ठीक है, फास्टिफाई भी JS में ही, इट्स फास्टिफाई JS, एक्सप्रेस JS, इनका लैंग्वेज सेम है, जावास्क्रिप्ट। फास्टिफाई इज ऑल्सो जावास्क्रिप्ट, तभी तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, वरना कहाँ कंपैरिजन करते। दोनों ही फ्रेमवर्क्स किसके हैं? जावास्क्रिप्ट के। एंड सर्वर बनाने के यही दो फ्रेमवर्क्स आपके पास हैं, इधर इट्स एक्सप्रेस JS और फास्टिफाई। और हाँ, नोड में अपना भी होता है HTTP मेथड, जो नोड सर्वर होता है, मतलब विदाउट यूजिंग एक्सप्रेस और विदाउट यूजिंग फास्टिफाई, आप डायरेक्टली नोड की लाइब्रेरीज़ का इस्तेमाल करो एंड नोड में भी आप सर्वर्स बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलो अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं जाऊँगा वापस अपने कोड की तरफ। तो रजिस्टर हैंडलर में क्या है अब, है ना? अब रजिस्टर हैंडलर में क्या है? देखो मसला है कि मुझे जो है, मुझे एक बंदे को रजिस्टर करवाना है। क्या करना है? तो मैं थोड़ी इतना मतलब थोड़ा सा कोड लिखूँगा कि चलो भाई यूज़र रजिस्टर हो गया तो ख़त्म, नहीं। आपको क्या करना है, जब आप एक बंदे को रजिस्टर करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन के टाइम पर क्या क्या होना चाहिए, मतलब क्या क्या होना चाहिए एक बंदा रजिस्टर होने के टाइम पे क्या क्या होना चाहिए? यूज़र नेम होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए। तो वो आप कहाँ से लोगे? ठीक है, इस मतलब वो हम फ्रंट एंड से लेंगे। फ्रंट एंड में एक फॉर्म होगा जिसमें आप लिखोगे वो चीज़ें, लेकिन हम अभी एज ए बैक एंड डेवलपर, मतलब अभी हम बैक एंड लिख रहे हैं ना, हमें फ्रंट एंड अभी है नहीं, तो हम कैसे ही लिखेंगे? देखो हम लिखेंगे इस तरह से, कॉन्स्टेंट, ठीक है, यूज़र नेम, ठीक है, कॉन्स्टेंट यूज़र नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है, डॉट यूज़र नेम। तो आपने ऐसे लिखा कि देखो यूज़र नेम आपने एक वेरिएबल बनाया, आपने यूज़र नेम क्या बनाया? एक वेरिएबल। और आप बोल रहे हो कि देखो यूज़र नेम लाओगे कहाँ से? रिक्वेस्ट किसको करना? बॉडी को रिक्वेस्ट करना, और वहाँ से यूज़र नेम लेके आना। ठीक है, ओके। फिर वही यूज़र नेम, ठीक है, फिर वही यूज़र नेम जो है, फिर वही यूज़र नेम आप मुझे दिखाना क्या है? चलो यूज़र नेम को कंसोल कर देना। ठीक है, मैं इसको फिलहाल बोलूँगा कि यूज़र नेम को क्या करना? कंसोल कर देना, कंसोल डॉट यूज़र नेम। और साथ में मैसेज में भी लिखना, करंटली इन डेव मोड यूर यूज़र नेम इज़। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, डॉलर करली ब्रेसेस, फिर यूज़र नेम
लेकिन मुझे फिर इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टेम्पलेट लिटरल में। तो ठीक है, यहाँ पर आपका एक जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट हो गया कि टेम्पलेट लिटरल्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं, लेकिन जिसमें आप वेरिएबल्स भी पास कर सकते हो। तो मैसेज में क्या लिखना है, करंटली इन डेव मोड योर यूज़र नेम इज़ दिस, यूज़र नेम इज़ यूज़र नेम। अब देखेंगे हम क्या हम इसको यूज़र नेम पुश कर सकते हैं थंडर क्लाइंट से। तो थंडर क्लाइंट में आप जाओ, बताओ क्या करोगे आप। आपने रिक्वेस्ट, हम देखो जब भी आप इसको पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करोगे, ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट, तो मैं और भी थोड़ा सा कोड को और लिखूंगा थोड़ा सा। क्या मैं इसको लिखूंगा कि देखो भाई, अगर यूज़र नेम होगा तो, अगर यूज़र नेम, इफ़ यूज़र नेम, तभी आप करना कंसोल और तभी आप रेस्पॉन्स भेज देना। यानी कि ये दो काम हम कब करेंगे, अगर यूज़र नेम होगा, और अगर नहीं होगा तो, अगर नहीं होगा तो हम एल्स में क्या करेंगे, देखो एल्स में हम उसको बोलेंगे फिर से यही चीज़, फिर से हम रेस्पॉन्स डॉट जेसन ही सेंड कर देंगे, लेकिन अब की बार हम मैसेज में लिखेंगे नो यूज़र नेम प्रोवाइडेड। क्या लिखेंगे, अब देखो ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है कि ये इफ़ कंडीशन हमने जो लगाई, ठीक है, इससे क्या होगा। अगर यूज़र नेम नहीं दिया किसी बंदे ने तो हम उसको लिखेंगे नो यूज़र नेम प्रोवाइडेड। अक्सर आप देखते हो ना कि जब आप कहीं पे यूज़र नेम नहीं देते या पासवर्ड नहीं देते तो आपको आता है ऊपर मैसेज ऑल क्रेडेंशियल्स रिक्वायर्ड, एरर आता है। तो ठीक है, इस तरह से हमने इसको ये सब चीज़ें की। अब चलो एक रजिस्टर पर, थंडर क्लाइंट पे रजिस्टर पर रिक्वेस्ट भेजते हैं, लेकिन आपको बॉडी में ये सब चीज़ें भेजनी है। तो आप बॉडी में जाओगे, बॉडी और जेसन सिलेक्टेड है, तो आप जेसन में ऐसे लिखो, ठीक है, क्या सेंड करोगे आप, यूज़र नेम। क्या सेंड करोगे यूज़र नेम में, मान लो यूज़र नेम में बीच में हम कोलन लगाएंगे ऐसे, और मैं इसको सेंड करता हूँ इरफान, ठीक है, मैंने यहीं से यूज़र नेम इसको क्या सेंड कर दिया, इरफान। देखो अगर मैं सेंड कर दूँ, एक तो मुझे एरर आया यहाँ पर, और यहाँ पर ही प्रोसेसिंग में चला गया, ठीक है, ये किस में चला गया, ये दिखा रहा है प्रोसेसिंग, यानी कि मुझे कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा वहाँ से। रीज़न क्या है कि जो मेरा कोड है ना वो किस में चला गया, वो आप देखो कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज़, ये दिखा रहा है कि आप प्रॉपर्टीज़ को रीड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। यानी कि प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या, कि जो बॉडी से डेटा आ रहा है ना, आई एम नॉट एबल टू रीड दैट डेटा, ठीक है। सिंपल सी प्रॉब्लम है, मैंने यूज़र नेम तो भेजा, सेंड भी की रिक्वेस्ट, लेकिन ये दिखा रहा है प्रोसेसिंग। इसका मतलब मेरे यूज़र कंट्रोलर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है, लेकिन ये यूज़र कंट्रोलर में भी प्रॉब्लम नहीं है। असल में जो हमारी मेन फाइल है index.js, उसमें आपने एक मिडलवेयर लिखना है। क्या लिखना है, एक मिडलवेयर। तो मैं आज के बाद यहाँ पर मिडलवेयर्स लिखूँगा, इस लाइन के बाद जो भी लिखूँगा मैं वो मिडलवेयर्स होंगे, और जो इस लाइन के बाद जो होगा वो क्या होंगे, वो राउट्स होंगे, ठीक है। देखो इस सर्वर को बनाने के लिए डायरेक्टली हम पहले आप रिएक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि ये सर्वर जो है ना ये कंपेटेबल किसके साथ होगा, रिएक्ट के साथ। तो हम ये एक्सप्रेस सर्वर किसके साथ कनेक्ट करेंगे, रिएक्ट के साथ। तो मान लो अगर हमें इस सर्वर को बनाने में 15-20 दिन लग जाएंगे डायरेक्टली, देन उसके बाद हम रिएक्ट ऐप एक बनाएंगे जिसको फिर हम इसके साथ इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। और अब चेक करें आप, यहाँ पर मिडलवेयर क्या है, मिडलवेयर है कि मुझे इसके साथ कुछ ऐसा इंस्टॉल करना है कि जो बॉडी से आया हुआ डेटा रीड कर सके, पार्स कर सके, क्योंकि बॉडी से आया हुआ डेटा जो होता है ना वो एरे में होता है, और उसको निकालना है एरे से। अब या तो मुझे इसके लिए खुद से मेथड्स लिखने हैं, मुझे देखना है कि वो जो डेटा आ रहा है मैं उसको कैसे एरे से बाहर निकालूं, या इसके लिए आप एक्सप्रेस का ही एक मेथड इस्तेमाल करो, app.use, ठीक है, app.use। तो जब भी आप लिखोगे ना app.use, इसका मतलब आप एक मिडलवेयर क्रिएट कर रहे हो। तो आप इसको बोल रहे हो कि ऐप के अंदर यूज़ करो किस चीज़ को, express.json। डेटा किस फॉर्मेट में आ रहा है, जेसन फॉर्मेट में। तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि देखो भाई बॉडी से डेटा आएगा जेसन फॉर्मेट में, तुम्हें उसको अलग अलग करना है, जेसन से निकालनी है वो चीज़ें, यूज़र नेम अलग से निकालो, ईमेल अलग से निकालो, ठीक है। तो बस इतना, ये मिडलवेयर लिखने से आपको जो है ना, आप फिर से जाओ किस पे, रिक्वेस्ट को, तो देखो सेंड करते हैं, आपकी बार क्या आया, करंटली इन डेव मोड योर यूज़र नेम इज़ इरफान। इसका मतलब यूज़र नेम अब इसके पास चला गया। तो बात समझ में आ गई, मिडलवेयर क्या करता है, मिडलवेयर बस इस जेसन कंटेंट से आपका यूज़र नेम आपको निकाल के देता है, ठीक है। अब अगर यूज़र नेम नहीं है, ठीक है, और हम इसको चेक करते हैं, हमने लिखा है कि अगर यूज़र नेम नहीं है, चलो अगर यूज़र नेम नहीं है, अगर मैं ये रजिस्टर पे मान लो ये हटा ही दूँ, मैं पूरा यूज़र नेम ही नहीं है, ठीक है, और रिक्वेस्ट करता हूँ सेंड, तो क्या आया, नो यूज़र नेम प्रोवाइडेड। इसका मतलब अगर कोई बंदा यूज़र नेम नहीं भेज रहा, और इसमें भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, लाइक हम यहाँ पर यूज़र नेम एम्प्टी भेजेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं ना। तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, लॉजिक मैं लिखूँगा, देखो अगर यूज़र नेम है तो ये करना, ठीक है,
और एंड मैं यहाँ पर दो कंडीशन लिखूंगा, एक तो यूज़र नेम भी होना चाहिए और यूज़र नेम एम्प्टी भी नहीं होना चाहिए। तो यूज़र नेम जो है ऐसे मैं लिखूंगा, ऐसे नॉट इक्वल टू एम्प्टी। तो ना एक तो यूज़र नेम होना चाहिए, अगर यूज़र नेम है और यूज़र नेम एम्प्टी भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, इफ़ यूज़र नेम एंड यूज़र नेम नॉट एम्प्टी, तब तुम बोलना, तब तुम कंसोल करना यूज़र नेम को और मैसेज में बोल देना कि यूर यूज़र नेम इज़ दिस, वरना बोलोगे नो यूज़र नेम प्रोवाइडेड। तो इसका मतलब दोनों ही कंडीशंस हो गई। और इसको भी टेस्ट करने के लिए आप क्या करोगे, जस्ट गो एंड यूज़र नेम, चलो सेंड करते हैं, नो यूज़र नेम प्रोवाइडेड क्योंकि एम्प्टी है। और अगर पूरा ही यूज़र नेम ही नहीं होगा तो उस केस में भी यही आएगा, नो यूज़र नेम प्रोवाइडेड। ठीक है, सिर्फ एक ही कंडीशन में ही चलेगा और वो क्या है कि अगर मैं यूज़र नेम में कुछ भेज दूँ, ठीक है, तो अगर मैं सेंड कर दूं तो बोलता है करंट इन डेमो मोड यूर यूज़र नेम इज़ दिस। इसका मतलब दिस एपीआई इज़ वर्किंग नाउ करेक्टली, और ये वैसे ही काम कर रही है जैसे मैंने इसको बनाया है, जैसे मैं चाहता हूँ। अब देखो मुझे खाली यूज़र नेम नहीं चाहिए, मैं इससे ले रहा हूँ कॉन्स्टेंट ईमेल भी। ठीक है, तो मैं लिखूँगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एग्जैक्टली बॉडी डॉट ईमेल। ठीक है, और मुझे चाहिए पासवर्ड भी। ठीक है, ठीक है, तो मुझे चाहिए पासवर्ड, कांस्टेंट पासवर्ड इज इक्वल टू, बस ऐसे यही लिखना है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड। ठीक है, अब देखो इतना लंबा चौड़ा आपने लिखा, इसका एक और तरीका भी है लिखने का, मतलब इसी चीज़ को आप एक ही लाइन में भी लिख सकते थे डी स्ट्रक्चर करके। तो जावास्क्रिप्ट में डी स्ट्रक्चरिंग क्या होती है, आप ऐसे लिखो कांस्टेंट यूज़र नेम कॉमा ईमेल कॉमा पासवर्ड, ये सब चीज़ें लिखी और इसको कर दिया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब ये खुद से ढूंढेगा इसको, अब ये खुद से ढूंढेगा सबको। तो ये जो है ना, ये 3 लाइंस में है और यही चीज़ मैंने यहाँ पर एक ही लाइन में लिखी। तो अब वैलिडेशंस है, अगर यूज़र नेम नहीं है, इसी तरह से और क्या हम इसके अंदर मतलब लगा सकते हैं, अगर यूज़र नेम नहीं है, ईमेल नहीं है, पासवर्ड नहीं, सब पर वैलिडेशन लगा दो। ओके, और फिर आप क्या कर देना, रेस्ट डॉट जेसन में आप मैसेज भेज रहे हो ना, तो यूज़र नेम भेज देना प्लस ईमेल भेज देना और प्लस पासवर्ड भेज देना। तो मैंने इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्लस 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 करके वेरिएबल्स भेज देना, दिस इज कॉल्ड एज कॉनकैटिनेशन, है ना, क्योंकि यहाँ पर ऐड नहीं होगा, क्योंकि यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड स्ट्रिंग है, नंबर नहीं है, तो इसीलिए ये कॉनकैटिनेशन होगी यहाँ पर। तो ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर जाके, अगर मैं यहाँ पर रजिस्टर पे जाके यहाँ पर मुझे भेजना पड़ेगा, अगर मैं सेंड कर दूँ देखो ये चल जाएगा, है ना, ये चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आ गया अनडिफाइंड अनडिफाइंड 2 बार, क्यों, क्योंकि मैं मत भेज रहा हूँ कुछ। तो इसके ऊपर मुझे वैलिडेशन लगानी चाहिए थी ना फिर कि हाँ अगर ईमेल नहीं है, पासवर्ड नहीं है, तो तुम उस वक्त ये नहीं करना। फिर देखो इसने क्या कह रहा है, कंसोल डॉट लॉग यूज़र नेम, अगर मैं करूँ यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग ईमेल, बताओ क्या आएगा वो, कंसोल डॉट लॉग ईमेल अगर हम करेंगे तो ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पर इसके ऊपर रिक्वेस्ट करूँगा अभी, तो यहाँ पर अनडिफाइंड आ रहा है, इसका मतलब ईमेल इज़ अनडिफाइंड बिकॉज मैं कुछ यहाँ से भेज नहीं रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर बाज़ाबिता ईमेल भेज देंगे इसको। ठीक है, ईमेल मैं भेज देता हूँ, मान लो इरफान, ठीक है, 33@gmail.com। ठीक है, और पासवर्ड भी भेज देते हैं आप, अब तो ये लगभग कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, पासवर्ड भी भेज दिया, तो पासवर्ड हम भेज देते हैं 1, मतलब मुश्किल पासवर्ड भेजते हैं 1 2 3 4 5, देखो कितना मुश्किल है। ठीक है, तो ठीक है, अब चेक करो, अब अगर मैं ऐसे करूं, अगर मैं अब रजिस्टर पे रिक्वेस्ट करूं तो देखो अब क्या आ रहा है। ठीक है, और हाँ यूज़र नेम भी हम अच्छे से लिखते हैं, यूज़र नेम देखो, यूज़र नेम इरफान। ठीक है, अब देखो जब मैं सेंड करता हूँ तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, इरफान, और कंसोल भी हो रहा है और साथ में आपको यहाँ से भी मिल रहा है करंटली इन डेव मोड योर यूज़र नेम इज़ इरफान, इरफान 33@gmail.com 1 2 3 4 5, तीनों चीज़ें आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब हम फॉर्म से डेटा सेंड कर पा रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओगे, फ्रंट एंड में ये कैसे एग्जीक्यूट होगा। देखो फ्रंट एंड में एक फॉर्म होगा, ठीक है, एक बाज़ाब्ता एक फॉर्म होगा, उसकी मेथड पोस्ट होगी, ठीक है, उसका एक्शन ये होगा लोकल होस्ट 4000 यूज़र रजिस्टर, और वहाँ पर फिर होगा यूज़र नेम। ठीक है, जब वहाँ पर हम देखते हैं नेम इज़ इक्वल टू नेम, नेम इज़ इक्वल टू ईमेल, नेम इज़ इक्वल टू समथिंग, तो वहाँ पर आपको यही कीवर्ड्स इस्तेमाल करने हैं। लेकिन फिलहाल हम फ्रंट एंड के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, और ये जो है ना, ये मैं यहीं पे रख लेता हूँ सो दैट आपको समझ में आए कि इसको लिखने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके।
चलो अब हम एक काम करते हैं, अब हम बाज़ाबिता एक रजिस्टर करते हैं। चलो बताओ अब रजिस्टर का लॉजिक क्या होगा। सबसे पहले रजिस्टर आप करोगे किसी बंदे को, लेकिन उसको रखोगे किधर, है ना मसला। मसला ये है कि दैट उसको रजिस्टर कैसे करेंगे, हम उसको कहाँ पर सेव रखेंगे। हमें उसके लिए डेटाबेस चाहिए ना, क्योंकि अगर आप यूज़र से यूज़र डेटा ले रहे हो उसको आप कहाँ पर सेव रखोगे, ऑब्वियसली उसको हम रखेंगे डेटाबेस में। तो आज हम इसके साथ सीखेंगे कि हम इसके साथ MongoDB कैसे कनेक्ट करें, ठीक है। तो MongoDB वाला भी आप आज ही देख लो, बाद में आप इसको प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और अब हम यही हैंडलर्स अगले 10, 15, 20, 25 दिन, 30 दिन के लिए हम यही हैंडलर्स लिखते जाएंगे, एक पूरा का पूरा एक प्रॉपर पूरा बैकएंड जिसको हम बोलते हैं ना वो। लेकिन याद रखना, अगर आपने जावास्क्रिप्ट सीखना है, एसिंक्रोनस ऑपरेशन को सीखना है, देन यू हैव टू लर्न बैकएंड फर्स्ट, ठीक है। देखो फ्रंट एंड के लिए आपको HTML भी आनी चाहिए, डिज़ाइनिंग भी आना चाहिए, CSS भी आनी चाहिए, है ना, क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट भी आनी चाहिए, लेकिन बैकएंड उससे ज़्यादा अच्छा है। किस हिसाब से, लॉजिक डेवलप करने के लिए और एक सही प्रोग्रामर बनने के लिए फर्स्ट यू शुड नो बैकएंड, ठीक है। तो ठीक है ना, हम पहले इसी के ऊपर फोकस रहेंगे, ठीक है। आज हमने जो पढ़ा वो एक है कि हम एक सर्वर बना रहे हैं जिसमें हम REST APIs को कंज्यूम करेंगे। REST APIs क्या होती हैं, बस इनको बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस ये क्या करते हैं, प्रोग्राम के दो हिस्सों को जोड़ते हैं, और हमारे यहाँ पर प्रोग्राम के दो हिस्से जो है वो है बैक एंड और फ्रंट एंड। और बैक एंड फ्रंट एंड को हम कोरस चैनल के थ्रू XML HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, एंड इन द फॉर्मेट ऑफ JSON हमें डेटा वापस मिलता है, ठीक है। तो सिंपल है। अब चलो इसके साथ हम एक डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और कुछ दिनों के बाद हम इसमें मान लो रिएक्ट भी जो है ना वो इसमें ऐड करेंगे। अब चेक करो आप क्या हम इसमें मतलब कर सकते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक डेटाबेस होनी चाहिए, तो आप मोंगो जो है ना, मोंगो कम्युनिटी सर्वर, ठीक है, आप ऐसे मोंगो कम्युनिटी सर्वर ऐसे लिखो आप, मोंगो कम्युनिटी सर्वर। जैसे आप सर्च करोगे तो आप यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शंस पे पहुँचोगे, और यहाँ पर आप बाज़ाबिता डाउनलोड कर सकते हो कम्युनिटी सर्वर को, ठीक है। आपको यहाँ पर कुछ लॉगिन वॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट गो एंड यहाँ पर आप विंडोज़ सेलेक्ट कर लो, क्योंकि अगर आपका विंडोज़ है, ठीक है, तो आप विंडोज़ सेलेक्ट कर लो और फिर यहाँ पर डाउनलोड कर लो। अब मेरा विंडोज़ नहीं है, मैं लाइनक्स यूज़ करता हूँ, तो उसके लिए जो है ना मुझे उबुंटू या फेडोरा नाम से कुछ लेना होगा। लेकिन अगर आपका विंडोज़ है तो आप यहाँ पर विंडोज़ वर्जन के लिए उसको डाउनलोड कर लेना, कम्युनिटी सर्वर को, बाद में इसको इंस्टॉल कर लेना, बहुत ईजी है। ये खुद डाउनलोड हो जाएगा, उस पर डबल क्लिक कर लो तो उसमें नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल करना है, ठीक है। अब जब ये इंस्टॉल होगा तो आपके लोकल सिस्टम के अंदर, यानी कि जो आपका लैपटॉप होगा उसी के अंदर एक मोंगो सर्वर रन होगा खुद से बैकग्राउंड में, आपको वो चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं जो हूँ, मैं अभी यूज़ करता हूँ एक दूसरी तरह की डेटाबेस जिसको हम क्या बोलते हैं, एटलस, ठीक है। वो MongoDB ही है, MongoDB ही हमें एटलस भी प्रोवाइड करता है, लेकिन एटलस जो है ना दैट्स अ क्लाउड डेटाबेस। क्या है, इट्स अ क्लाउड डेटाबेस। इसमें फिजिबिलिटी ये रहती है कि कल को अगर मैं घर से भी इस पर लॉगिन करता हूँ तो मैं घर से भी इसको एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि ये क्लाउड पर है। अगर मान लो डेटाबेस इस वाले सिस्टम पे है तो फिर मेरा लैपटॉप नहीं है, तो मैं अगर घर जाता हूँ अगर मुझे इन्हीं पर काम करना होता, इन्हीं प्रोजेक्ट्स पर मुझे काम करना होता, तो मेरे लिए बेटर फीजिबल ऑप्शन क्या है, दैट्स एटलस। क्योंकि मैं घर पर भी सिस्टम पर बैठता हूँ तो वहाँ पर भी एटलस से कनेक्ट हो जाऊँगा, यहाँ भी एटलस से कनेक्ट हो जाऊँगा, ठीक है। तो आपके पास लैपटॉप है, आप उसके बदले में क्या यूज़ कर सकते हो, कम्युनिटी सर्वर, क्योंकि आप जहाँ जाओगे लैपटॉप साथ ले जाओगे, है ना। तो ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करना है मुझे। सबसे पहले आप ये जो है ना, इसमें क्लासी कॉन्टूर नाम से एक, मैं आपको कभी एटलस का टूर करवाऊँगा कि एटलस क्या है। देखो इसमें क्या है कि ये क्लाउड डेटाबेस है, और अभी जो डेटाबेस अभी जिस प्रोजेक्ट पर मैं हूँ उसका नाम क्या है, क्लासी कॉन्टूर्स। क्या है, क्लासी कॉन्टूर्स। मैं यहाँ पर जाऊँगा इरफान्स ऑर्गेनाइजेशन में, मैं चेक करूँगा इसमें जो हायरार्की है, इसके हायरार्की में चेक करो कि सबसे ऊपर आता है ऑर्गेनाइजेशन। क्या आती है, तो ऑर्गेनाइजेशन है मेरी ये वाली, तो ठीक है। इसमें साथ में डेट भी है कि जिस दिन मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया था, इट्स 2022। अब मैं यहाँ पर चाहूँ तो नई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करूँ, लेकिन मुझे नया ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसी ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इसके अंदर कितने प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर इन प्रोजेक्ट्स में और मल्टीपल डेटाबेसेस है, लेकिन मैं इसको बोलूँगा कि मेरे लिए आप एक नया प्रोजेक्ट जो है ना वो क्रिएट करो, ठीक है। और मैं इसका प्रोजेक्ट का नाम जो है ना वो रखता हूँ रोबो, ठीक है, रोबोलॉक्स, ठीक है। तो मैंने इसका नाम रखा रोबोलॉक्स, ठीक है। बस प्रोजेक्ट का नाम रखा, यहाँ पर क्या कर दिया, नेक्स्ट, ठीक है। और बाद में क्या करोगे,
यहाँ बोलता है कि आप मेंबर्स ऐड कर दो, मेंबर्स। तो मेरे पास कोई मेंबर नहीं, अभी मैं तो अकेला हूँ, तो मैं विदाउट एडिंग द मेंबर्स यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट पे जाता हूँ। ठीक है, आप प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, इसको थोड़ा टाइम लगेगा तो प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, देखो इरफान्स की ऑर्गेनाइजेशन में क्या आ गया है यहाँ पर, रोबोलॉक्स। तो ये एक मतलब क्रिएट हो गई हमारे पास एक प्रोजेक्ट, रोबोलॉक्स इज अ प्रोजेक्ट एंड दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो हायरार्की में ऊपर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, नीचे क्या है उसके बाद एक प्रोजेक्ट, तो रोबोलॉक्स। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर यू हैव टू क्रिएट ए क्लस्टर। तो ठीक है, क्लस्टर क्रिएट करते हैं, और क्लस्टर का नाम आप कुछ भी रखो। और क्लस्टर क्या हो सकते हैं यहाँ पर, देखो डिप्लॉय यूर क्लस्टर। अब पहला क्लस्टर इसमें M10, ठीक है। तो M10 क्या है, इट टेक्स $0.08 पर आवर। ठीक है, 1 घंटे में आपको 8 रुपये देने होंगे, 8 सेंट्स, 8 सेंट्स। अब देखो 8 सेंट रुपीज़ में कितना होगा, तो 8 सेंट्स पर आवर। इसका मतलब ये बहुत कॉस्टली हो जाएगा, क्योंकि 8 रुपये घंटे के हिसाब से तो इतना तो बिजली भी हम खर्च नहीं करते। ठीक है, अगर हम देखेंगे 10 घंटे में 80 रुपये हो जाएगा, है ना। और 24 घंटे का ये लगभग 200 रुपये हो जाएगा, है ना। इसका मतलब 24 घंटे में 200 रुपये देने पड़ेंगे आपको सिर्फ डेटाबेस को डिप्लॉय करने के लिए। तो ये एक फिजिबल ऑप्शन नहीं है। दूसरा होता है सर्वरलेस। अब सर्वरलेस में क्या है, इसकी जो कॉस्ट है वो है $0.10 पर मिलियन रीड्स। यानी कि जब MongoDB को 1 मिलियन रिक्वेस्ट आएंगी, यानी कि डेटा रिट्रीवल के, यानी कि जब MongoDB को 1 मिलियन टाइम्स डेटा देना पड़े हमको, तो तब जाके वो 10 सेंट हमें चार्ज करेगा। इट मीन्स 10 रुपया मान लो। तो 1 मिलियन रीड का 10 रुपया, ये देखो ये सही है। पता है क्यों, देखो अगर मेरी ऐप कोई यूज़ ही नहीं कर रहा, ठीक है, तो पैसे भी नहीं चढ़ेंगे। जब कोई मेरी ऐप यूज़ करेगा तो ऑब्वियसली उस वक्त डेटा रिट्रीवल रिक्वेस्ट ज़्यादा होंगे। तो जैसे जैसे मेरा वेबसाइट का ट्रैफिक होगा, ट्रैफिक बढ़ेगा, उसी हिसाब से मैं कॉस्ट भी दे रहा हूँ, उसी हिसाब से मैं पैसे भी दे रहा हूँ। इसको हम बोलते हैं पे एज यू यूज़। जैसे वो फ़ोन में आता था पे पर सेकंड के हिसाब से पैसे चढ़ते थे, इसमें रिक्वेस्ट के हिसाब से पैसे चढ़ते। तो जितनी बार मैं MongoDB को रिक्वेस्ट करूँगा डेटा रिट्रीवल के लिए, उतनी ही हिसाब से मुझे, 1 मिलियन बहुत होता है, 1 मिलियन रिक्वेस्ट पर मतलब 10 रुपीज़, वो कुछ नहीं। दूसरा है M0, वो फ्री है। अब लेकिन देखो इसमें क्या है, फ्री वाले में एक तो ये फ्री वाले में क्या मसला है, एक तो ये थोड़ा बारी बारी चलता है, ठीक है, और दूसरा ये शेयर्ड डेटाबेस है। इसमें आपका डेटा बाकी लोगों के डेटा के साथ रखा जाता है। तो ऑब्वियसली वैसे इंटरमिंगल होने के कोई चांसेस नहीं कि दैट उनका डेटा हमारा डेटा मिक्सअप हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मसला ये है कि दैट वी आर यूजिंग द सेम रिसोर्सेज। हम एक ही CPU पर है, एक ही वो जो रैम यूज़ कर रहे हैं वही मैं भी यूज़ करता हूँ। तो मान लो अगर उनका ओवरहेड ज़्यादा हुआ तो उस वक्त मेरा स्पीड लो हो सकता है, अगर मेरा ओवरहेड ज़्यादा है तो हो सकता है उनका स्पीड लो। तो इसमें हम शेयर्ड पे, इसमें रैम भी शेयर्ड मिलती है, CPU भी शेयर्ड मिलता है। फिलहाल प्रैक्टिस के लिए हम M0 पर जा सकते हैं। बाद में जब हम कुछ सीरियस बनाएंगे तो उस वक्त हम इसी डेटाबेस को सर्वरलेस पर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी मेरे 3-4 प्रोजेक्ट सर्वरलेस पर हैं, लेकिन वो प्रॉपर मतलब प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें कस्टमर से हमने पैसे लिए हुए हैं, तो ओब्वियसली उसको मत हम M0 देंगे। तो M0 इज़ फॉर टेस्टिंग, लेकिन बाद में आप सर्वरलेस पे जा सकते हो, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन हमारे लिए नहीं है M10, ठीक है। M10 किन के लिए ऑप्शन सही है, फिर M10 उनके लिए ऑप्शन है बहुत बड़ी कंपनीज जिनको मतलब मिनट में 1 मिलियन हो जाएगा, जिनको 1 मिनट में 1 मिलियन रिक्वेस्ट आ सकती है, ठीक है। उनके लिए तो ये ऑप्शन अच्छा है, वो घंटे के हिसाब से पे करें। हम क्यों घंटे के हिसाब से पे करें, हम रिक्वेस्ट्स के हिसाब से करें। लेकिन जब कल को रिक्वेस्ट्स भी बढ़ जाएंगी, अगर मान लो दिन में 10 मिलियन रिक्वेस्ट्स आती होंगी, तब जाके हमारे लिए M10 अच्छा रहेगा। तो ठीक है, अब हम क्लस्टर का नाम रखते हैं रोबोलॉक्स, ठीक है, रोबोलॉक्स क्लस्टर का नाम। और आप देखो ये इसको बोल रहा है कि आप किस पर इसको डिप्लॉय करोगे, एज्यूर पर, क्लाउड पर, गूगल क्लाउड पर, या AWS पर। AWS क्या है, Amazon वेब सर्विसेज। तो दुनिया में 3 ही बड़े क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं जो ना क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करते हैं, जो बड़े वाले हैं। और भी बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, बट 3 बड़े क्लाउड प्रोवाइडर जो हैं, एक है Amazon, जिसका इसका ये कौन है मालिक AWS का, वो जेफ बेजोस, वो टकला। और गूगल क्लाउड वो तो पता ही है, सुंदर पिचाई। और एज्यूर का हो गया खुद माइक्रोसॉफ्ट, वो है वो बिल गेट्स, ठीक है। तो मुंबई AP साउथ 1, तो ये हमारा मतलब हमारा डेटा यहीं पे रहेगा AP मुंबई में, ठीक है।
तो AWS का क्लाउड मुंबई में है, AP साउथ 1। तो बस ठीक है, आप यहाँ पर क्रिएट डिप्लॉयमेंट कर लो, ठीक है, सही है ना। तो डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी। इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्लस्टर क्रिएट होने में, और जैसे ही क्लस्टर क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर ये मुझे बोलता है कि आप इसका यूज़र नेम क्या रखना चाहते हो, यही इरफान यूसुफ 33, और पासवर्ड क्या है। देखो पासवर्ड मैं उसको बोलूँगा कि चलो पासवर्ड रोबोलॉक्स ही रख लो, ओके, पासवर्ड रोबोलॉक्स ही है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, क्रिएट अ डेटाबेस यूज़र और चूज़ ए कनेक्शन मेथड, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये ड्राइवर्स है ना, अभी तक ये दिखा रहा है कि रोबोलॉक्स इज प्रोविजनिंग, यानी कि अभी ये बन ही रहा है, तो अभी आपको कोई कनेक्शन नहीं मिलेगा। देखो अभी ये बन ही रहा होगा, ठीक है, यूर क्लस्टर इज बीइंग क्रिएटेड। जब तक ये क्रिएट नहीं होगा तब तक आप इसके साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, तो ये क्रिएट हो जाएगा, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम कनेक्ट कैसे करेंगे। बस इतना ही है, कनेक्ट हो जाएगा तो बाद में हमें इसकी क्वायरीज लिखनी है, वो क्वायरीज कोड में ही लिखनी होती है ना। वो मेथड्स याद रखने होते हैं फिर। चलो जब तक ये हो जाएगा तब तक हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो क्या है भाई, आप एक और फोल्डर बना लो, यहाँ पर एक और फोल्डर बनाएंगे, उस फोल्डर का नाम रखेंगे कॉन्फ़िग। क्या नाम रखेंगे? कॉन्फ़िग। तो कॉन्फ़िग फोल्डर में आपकी कॉन्फ़िगरेशंस होगी। तो कॉन्फ़िग फोल्डर में ही मैं यहाँ पर बनाऊंगा एक फाइल दैट्स कॉल्ड एज connectdb.js। क्या नाम रखूंगा? connectdb.js। तो यहाँ पर मैं डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा, और डेटाबेस के साथ कनेक्ट तभी करूँगा मैं जब मेरे पास एक लाइब्रेरी होगी, उसका नाम क्या है नासिर? mongoose। तो हम लिखेंगे npm i mongoose, ठीक है। तो ठीक है, मैंने एक और लाइब्रेरी इंस्टॉल की। यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर क्या दिखा रहा था, अब यहाँ पर एक और चीज़ आएगी, mongoose आ गई। चलो ठीक है, mongoose भी आ गया। अब mongoose को कैसे यूज़ करना, देखो मैं लिखूँगा सबसे पहले कांस्टेंट mongoose इज इक्वल टू रिक्वायर mongoose। तो हो गया इंपोर्ट कहाँ से? नोड मॉड्यूल से। mongoose इंस्टॉल होके नोड मॉड्यूल्स में घुस जाता है, और वहाँ से मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ। देखो यहाँ पर मैं लिखूँगा एक फंक्शन जिसका नाम होगा connectdb। वो भी एक एसिंक्रोनस फंक्शन ही होगा, ठीक है। एसिंक्रोनस फंक्शन में कोई पैरामीटर देने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें सीधे ही लिख दो ट्राई कैच और console.log एरर। तो console.error लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मैसेज रेड में आएगा, console.error। और ट्राई में क्या करोगे? देखो ट्राई में हम लिखेंगे सबसे पहले अवेट, क्योंकि एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन है, और कनेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है ना। इसको यहाँ से रिक्वेस्ट भेजनी, फिर वहाँ से मोंगो इसको बोलेगा हाँ भाई कनेक्ट हो जाओ। तो ये एक CPU इंटेंसिव टास्क, या हम कह सकते हैं कि ये एक प्रॉमिस है, यानी कि जब जो मेथड हम यूज़ करने वाले हैं ना, वो एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो क्या लिखेंगे? अवेट mongoose, ठीक है, डॉट, इस पर मेथड एक आता है कनेक्ट, अवेट mongoose डॉट कनेक्ट, और यहाँ पर देना पड़ता है हमें URI। क्या देना पड़ता है? ठीक है, तो ठीक है, मैंने लिखा अवेट mongoose डॉट कनेक्ट URI, लेकिन URI है क्या? देखो URI मैं ऊपर लिख लेता हूँ, कॉन्स्टेंट URI इज इक्वल टू ए स्ट्रिंग। वो एक स्ट्रिंग है, वो हम देखेंगे वो क्या होगी। और जब ये हो जाए उसके बाद क्या करना? उसके बाद तुम बोलना console.log डेटाबेस कनेक्टेड। उसके बाद तुम बोलना कि डेटाबेस हमारी कनेक्ट हो चुकी है, डेटाबेस कनेक्टेड ऑन एटलस, क्योंकि मेरे यहाँ पर एटलस ही है तो एटलस ही। और बाद में हम इसी connectdb फंक्शन को यहाँ पर क्या कर देंगे? मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू मॉड्यूल डॉट कॉन। हाँ, तो इस फंक्शन का नाम connectdb, सही है ना। तो मैं इसको यहाँ पर फॉर्मेट कर देता हूँ फ़िलहाल। अब सिर्फ एक ही चीज़ मुझे यहाँ पर पेंडिंग है, दैट्स URI, ठीक है। अब URI मुझे ये वाले लोग देंगे, ठीक है।
तो URI कैसे मुझे मिलेगा, मैं क्लस्टर पर क्लिक करूंगा पहले, सबसे पहले। ओके, अब आपने क्लस्टर क्रिएट अगर हो गया होगा ना, तो वहाँ पर आपने यहाँ पर ऑप्शन आएगा, देखो क्लस्टर क्रिएट हो चुका है, नया नया क्लस्टर है, अभी अभी ताज़ा ताज़ा बना हुआ है, अभी कुछ भी डेटा यहाँ पर नहीं है। डेटा साइज़ मेरे पास 512 MB का जो रैम है ना अभी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कनेक्ट पे क्लिक, और जैसे ही मैंने कनेक्ट पर क्लिक किया तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएगा ड्राइवर्स। तो मैं यहाँ पर ड्राइवर्स पे क्लिक करके, देखो ये बड़ा स्ट्रिंग देख रहे हो, यही वाला मैं कॉपी करके, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर दूँ, ठीक है। अब देखो ये क्रिएट, ये हो गया ना। अब सिर्फ इरफान यूसुफ 33 तो सही है, लेकिन यहाँ पर इन के बीच में मुझे यहाँ पर देख लेना कहाँ से लेकर कहाँ तक, इस लेस देन ग्रेटर देन के बीच में जो लिखा है ना DB पासवर्ड, यहाँ पर मुझे अपना पासवर्ड देना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगा इरफान यूसुफ 33 कोलन, फिर मैंने क्या रखा था पासवर्ड, रोबोलॉक्स, ऐसे पासवर्ड रखा था मैंने। तो ये हो गया, आप इरफान यूसुफ 33, फिर पासवर्ड है रोबोलॉक्स, फिर robolox.something.com, एंड लास्ट में फिर मैं लिखूँगा यहीं पे .net के बाद मैं लिखूँगा रोबो, ऐसे मैंने लिखा रोबो, स्लैश के बाद देखो .net स्लैश के बाद रोबो। तो इससे क्या होगा कि ये जो कनेक्ट होगा ना, इसके साथ कनेक्ट होगा, और वहाँ पर एक डेटाबेस बन जाएगी, किस नाम, रोबो नाम से, ठीक है। मेरा जो पासवर्ड है वो भी रोबोलॉक्स है, यूज़र नेम इरफान यूसुफ 33 है, और ये कौन सा क्लस्टर है, क्लस्टर भी रोबोलॉक्स नाम से ही है, लेकिन अब मैंने डेटाबेस को क्या नाम रखा, रोबो। सेव किया मैंने इसको। अब देखो, अब हम इस फंक्शन को यूज़ करेंगे बराबर, जहाँ पर आपने लिखा ना कॉन्स्टेंट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस, वहीं पर आप लिखोगे कनेक्ट, देखो मैंने लिखा कनेक्ट, ठीक है, कनेक्ट DB, देखो आ गई यहाँ पर कनेक्ट DB, कहाँ से आ रही है, config/connect DB से। तो ठीक है, देखो ऊपर से खुद से इंपोर्ट भी हो गई, कहाँ से, config connect DB से, और कनेक्ट DB को यहाँ पर आप कॉल करोगे, बस इतना ही करना है। अब जब आप कनेक्ट DB को कॉल करते हो ना, अब चेक करो, ये जब आप सेव करोगे, सेव, चलो ठीक है, मुझे क्योंकि ये पहली बार है ना इसको, तो इसको मैंने क्लोज करना पड़ा, क्योंकि npm run dev मैंने फिर से लिखा, ठीक है। आप देखो, सर्वर लिसनिंग ऑन पोर्ट 4000, डेटाबेस कनेक्टेड ऑन एटलस, इसका मतलब डेटाबेस कनेक्ट हो गई, ठीक है, डेटाबेस कनेक्ट हो गई, इसका मतलब अब जो है ना, अब मुझे डेटाबेस के रिलेटेड कोई मसला नहीं है, डेटाबेस कनेक्ट हो गई, ठीक है। अब चेक करो, पहले क्या है यहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशंस, दूसरा क्या है, दूसरा है प्रोजेक्ट, उसके बाद है रोबोलॉक्स क्लस्टर, तो ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट, रोबोलॉक्स क्लस्टर। अब यहाँ पर आएंगी डेटाबेसेस, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कोई डेटाबेसेस नहीं है। बोलता है कि क्या आप सैम्पल डेटा सेट को लोड करना चाहते हो, नहीं मुझे नहीं करना सैम्पल डेटा सेट को लोड, मैं बस उसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। डेटाबेस क्रिएट अब मैं यहाँ से ही करूँगा, मुझे एटलस में करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बस एटलस में क्लस्टर बनाना था और क्लस्टर को कनेक्ट कर देना था किसके साथ, अपनी Node.js ऐप के साथ। तो इस Node.js ऐप के साथ मैंने क्लस्टर को ऐड कर दिया। कनेक्ट DB यहाँ पर कॉल कर रहे हैं हम index.js में, लेकिन फंक्शन कहीं और पर है, फंक्शन ये है, और इसमें ये लंबा चौड़ा स्ट्रिंग जो है ना, ये आपका क्लस्टर का URI है, ठीक है, ओके। अब क्या हमें आगे फर्दर क्या करना है, हमें देखो फर्दर मैं आपको बता दूं, अब हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाने हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स, क्या बनाने हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स। तो वो डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, लाइक मैं आपको ऐसे बता दूं, वो होते हैं हमारे मॉडल्स, क्या होता है, तो हम मॉडल्स यहाँ पर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मैंने मॉडल्स नाम का एक फोल्डर बनाया, तो मैं जल्दी से एक मॉडल बनाता हूँ, छोटा छोटा मॉडल हम बनाते हैं। तो आप इसको नाम रखें यूज़र मॉडल, क्या नाम रखें, यूज़र मॉडल.js, ठीक है। तो बताओ क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले mongoose को ही करेंगे इंपोर्ट, तो कांस्टेंट mongoose इज इक्वल टू रिक्वायर mongoose, ठीक है, देखो आ गया खुद से। और फिर अब यहाँ पर जैसे हमने कनेक्ट के टाइम पे क्या किया था, mongoose.connect किया था ना, लेकिन यहाँ पर हम करेंगे ऐसे कांस्टेंट, हम एक यूज़र बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, हम एक यूज़र नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, और मैं इसको बोल रहा हूँ कि देखो भाई ये क्या है, यूज़र क्या है, ये mongoose डॉट मॉडल है, क्या है, mongoose डॉट, ये मॉडल है, और मॉडल के अंदर पहली चीज़ जो होती है वो नाम होता है, मॉडल का नाम। चलो मॉडल का नाम हम यूज़र ही रख लेते हैं। और दूसरी चीज़ होती है इसके अंदर स्कीमा, क्या होती है, तो स्कीमा दूसरी चीज़ है। चलो ठीक है, स्कीमा में क्या होता है, स्कीमा में हम रखते हैं
डेटा मतलब हमें क्या क्या लेना है, लाइक जैसे यूज़र नेम लेना है, ठीक है, तो मैं यूज़र नेम स्ट्रिंग होगी, ठीक है, कॉमा लगा के, और हम ईमेल लेंगे उससे, यानी कि यूज़र से आप क्या क्या डेटा लोगे, यूज़र नेम लेंगे, ईमेल लेंगे, वो भी स्ट्रिंग होगा, और हम उसका डेटा टाइप मेंशन करते हैं, और पासवर्ड हम लेंगे, पासवर्ड भी हम रखेंगे स्ट्रिंग ही, ओके। देखो यहाँ पर वो इंटीजर 32, इंटीजर 64, वैर कैर, वो सब चीज़ें नहीं होती जो एसक्यूएल में होती हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली हमारे पास है यूज़र नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, तीनों स्ट्रिंग है, और इस यूज़र को भी मैं क्या कर दूँ, इसको भी मैं एक्सपोर्ट कर दूँ, तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू यूज़र, ठीक है, चलो यूज़र भी हो गया। तो इस तरह से आपका एक यूज़र मॉडल बन गया, लास्ट में मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ, ठीक है भाई। तो अब आपके पास एक डेटाबेस कनेक्टेड है एटलस के ऊपर रोबोलॉक्स नाम से, और अब आप मोंगोडीबी के मेथड्स चला सकते हो, ठीक है, अब आप मोंगोडीबी के मेथड्स चला सकते हो। तो अब हमें क्या करना है वो हम यहाँ पर देखेंगे यूज़र कंट्रोलर में, यानी कि अब आप केपेबल हो गए यूज़र कंट्रोलर को प्रॉपरली लिखने के लिए, ठीक है। अभी तक हम एक तरह से प्रोजेक्ट को ही सेटअप कर रहे थे। अब बताओ मुझे क्या लिखोगे आप यहाँ पर, एक यूज़र नेम, ठीक है, आप इसको बोलोगे कि देखो भाई अगर यूज़र नेम एम्प्टी नहीं है, ठीक है, अगर यूज़र नेम एम्प्टी नहीं है, एंड इसी तरह से अगर ईमेल भी एम्प्टी नहीं है, ठीक है, एंड पासवर्ड भी एम्प्टी नहीं है, पासवर्ड भी एम्प्टी नहीं है, तो क्या करोगे, तो क्या करोगे, तो देखो क्या करोगे, पहले चेक करोगे कि क्या यूज़र है कि नहीं, क्या यूज़र है कि नहीं। तो मैं लिखूंगा कांस्टेंट चेक यूज़र या फाइंड यूज़र, कुछ भी नाम रख लो आप, फाइंड यूज़र, नहीं ये वेरिएबल है, ये तो वेरिएबल है, कांस्टेंट फाइंड यूज़र इज वेरिएबल। यहाँ पर मैं लिखूंगा अवेट, क्या लिखूंगा, आपको वो मॉडल याद है यूज़र मॉडल, उसमें मैंने क्या नाम रखा था उसका, कैपिटल यूज़र, आप चेक करो यूज़र मॉडल में क्या नाम, आप क्या एक्सपोर्ट कर रहे हो, यूज़र, आप यूज़र कंट्रोलर में ऐसे लिख रहे हो कांस्टेंट फाइंड यूज़र इज इक्वल टू अवेट यूज़र डॉट, इस पर देखो यूज़र जब मैं लिख रहा हूँ ना, यूज़र ये मुझे लाना है कहाँ से, देखो कहाँ से आया, मॉडल्स, यूज़र मॉडल से। अब चलो आप जैसे आप देखोगे ना कि यूज़र जो है ना, यूज़र वो किसकी एक इंस्टेंस है, यूज़र मॉडल की इंस्टेंस है, वो किसकी, यूज़र जो है ना वो यूज़र मॉडल की इंस्टेंस है। चेक करो अगर मैं इसको डॉट लिखता हूँ साथ में तो इस पर बहुत सारे मेथड्स निकल के आएंगे। तो मॉडल के ऊपर यूज़र क्या, यूज़र टू मॉडल, यूज़र मॉडल के ऊपर जो मेथड्स होते हैं ना वो होते हैं हमारे मोंगोडीबी के मेथड्स। ये मेथड्स जो इतने सारे हैं ना, ये हमारे किसके मेथड्स है, ये हमारे मोंगोडीबी के मेथड्स हैं। यहाँ पर मैं लिखूँगा यूज़र डॉट फाइंड, क्या लिखूँगा, यूज़र डॉट फाइंड, यूज़र डॉट फाइंड वन, क्या लिखेंगे, यूज़र डॉट फाइंड वन। तो यूज़र डॉट फाइंड वन भी एक मेथड है, फाइंड वन मेथड को मैंने कॉल कर दिया। मैं उसको बोलता हूँ कि तुम एक यूज़र को ढूंढो, एक यूज़र को ढूंढो, किस से ढूंढोगे, इसकी ईमेल से ढूंढना, यूज़र का ईमेल ले लो, ढूंढो उसको। तो ये क्या करेगा, पूरे डेटाबेस से यूज़र को ढूंढने की कोशिश करेगा। अगर इसको यूज़र मिला तो बताओ आप क्या करोगे, अगर यूज़र मिला, ठीक है, अगर यूज़र मिला तो मैं लिखूंगा इस तरह से, इफ़, यहीं तक हम लिखेंगे तो बाद में हम क्लोज करेंगे। मैं लिखूंगा इफ़ फाइंड यूज़र, अगर फाइंड यूज़र है, देखो ये जो है ना फाइंड वन, इसके ऊपर अवेट मेथड लगा है, इट मीन्स इट्स अ प्रॉमिस, ईदर इट विल रिटर्न ट्रू और इट विल रिटर्न फॉल्स। अगर इसने ट्रू रिटर्न किया इसका मतलब यूज़र है, तो उस केस में तुम क्या करोगे, उस केस में तुम ये मैसेज भेज देना, ठीक है, लेकिन लिखोगे क्या उस मैसेज में, ये सब तो नहीं लिखना पड़ेगा ना, हम उसको लिखेंगे यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। उस केस में हमें नया यूज़र बनाने की ज़रूरत तो नहीं है ना। तो इफ़ फाइंड यूज़र, अगर फाइंड यूज़र ने ट्रू रिटर्न किया तो आप क्या बोल देना, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। लेकिन अगर नहीं किया तो हम इसको रिटर्न कर देंगे यहीं पर, यानी कि अगर फाइंड यूज़र है तो यहीं पे कोड एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगी, बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर नहीं है तो उस केस में हमें क्रिएट करना है एक यूज़र को, तो मैं लिखूंगा कांस्टेंट क्रिएट यूज़र, क्या लिखेंगे, उसमें हम लिखेंगे अवेट, इसी यूज़र पर ही मेथड होता है क्रिएट, क्रिएट को कॉल किया, करली ब्रेसेस में ये ऑब्जेक्ट डाल दो, ये पूरा यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड
पूरा ही यही डाल दो। आप उसको बोलो कि देखो भाई फिर एक यूज़र क्रिएट करना, अगर होगा तो उस वक्त बोलना यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर नहीं है तो बनाओ, एक यूज़र बनाओ। और बनने के बाद क्या करोगे, इसमें भी देखो ये भी एक प्रॉमिस ही है, तो मैं लिखूंगा देखो अगर एक क्रिएट यूज़र हो गया तो तुम फिर से एक रिटर्न में जेसन मैसेज भेज दो। क्या भेज दोगे, बोलना यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है, यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो मैं लिखूंगा यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है, ओके। चलो ये भी हो गया। और हाँ, अगर ये पहले ही इफ़ कंडीशन फेल हो गई, यानी कि अगर ये नॉट एम्प्टी नॉट, अगर यही कंडीशन, तो हम लिखेंगे ऑल क्रेडेंशियल्स रिक्वायर्ड। तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे, ऑल क्रेडेंशियल्स रिक्वायर्ड, ऑल क्रेडेंशियल्स, ठीक है, रिक्वायर्ड। सही है ना। तो अब इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ सो दैट आप कोड को अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड मैनर में देख सको, ठीक है। यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड ले लिया बॉडी से। अगर यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड खाली है तो बोल देना ऑल क्रेडेंशियल्स रिक्वायर्ड, अगर खाली नहीं है तो यूज़र को फाइंड करना। फाइंड अगर यूज़र हो जाए तो बोलना यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, उस केस में क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो उस केस में आप यूज़र एक क्रिएट करो, यूज़र क्रिएट हो जाएगा तो बोलना यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। देखो सीधा सा लॉजिक है किसका, रजिस्टर का, लेकिन और भी इसमें भी लॉजिक एनहांस होगा। बताओ ट्राई कैसे करोगे इसको, रजिस्टर में भेज देंगे इसको, ठीक है, भेज देंगे, सेंड कर देंगे रिक्वेस्ट, है ना। मैं किस पर आ गया, मैं आ गया थंडर क्लाइंट पर। तो थंडर क्लाइंट पर मैं यहाँ पर इसको क्या कर दूंगा, रिक्वेस्ट को सेंड। जैसे ही मैंने सेंड किया बोलता है करंटली इन डेव मोड। ये क्यों बोलता है करंटली इन डेव मोड, लगता है मेरे को नोड 1 सही से काम नहीं कर रहा आज, कोई बात नहीं, इसको RS कर देते। अब किया देखो देखो देखो, अब हो गया रिफ्रेश, ठीक है। चलो सेंड कर देता हूँ मैं किसको, रिक्वेस्ट को। तो जैसे ही मैंने सेंड कर दिया देखो क्या आता है, यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, है ना। अगर मैं फिर से कर दूं बोलता है यूज़र ऑलरेडी एक्सेस, क्योंकि क्रिएट हो गया ना, अब नहीं होगा, अब आप कुछ भी कर लो यूज। अच्छा, अगर आप पासवर्ड नहीं दोगे, अगर पासवर्ड नहीं दोगे तो उस केस में क्या बोलेगा, ऑल क्रेडेंशियल्स रिक्वायर्ड। इसका मतलब तीनों की तीनों चीज़ें जो आपने बनाई वो टेस्ट हो गई। चलो अब देखते हैं, इसको रिफ्रेश मारते हैं, क्या एक यूज़र क्रिएट हुआ होगा, देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने फिलहाल रोबोलॉक्स को रिफ्रेश मार दिया, कहाँ पर, एटलस में। यूज़र मैंने भेज दिया कहाँ से, थंडर क्लाइंट से, यूज़र नेम ईमेल और पासवर्ड। कोड को प्रोसेस किया नोड.js सर्वर ने, डेटा सेव होगा कहाँ पे, इधर, ठीक है। तो क्लस्टर में, ये पता नहीं इतना भारी क्यों है, देखो भाई रोबो नाम से क्या बना, रोबो नाम से एक डेटाबेस बनी, उसमें क्या है, यूज़र्स, और चेक करो उसमें एक यूज़र है इरफान ईमेल, और ये है किस में, ये है ही हमारा की वैल्यू पेयर्स में, की वैल्यू पेयर्स में, यानी कि यूज़र नेम इरफान, ईमेल ईमेल, पासवर्ड पासवर्ड। इसका मतलब हुआ कि दैट ये जो है ना, ये जेसन फॉर्मेट में है, किस में, इसी को हम बोलते हैं नो एसक्यूएल डेटाबेस। क्या बोलते हैं, क्योंकि वैसे जो एसक्यूएल डेटाबेस होती है ना, उसमें डेटा टेबल्स में होता था, इसमें टेबल्स में नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट्स में होता है, ठीक है, आया समझ। इसमें उसमें होता था रोज एंड कॉलम्स में, टेबल फॉर्मेट में, जैसे आपकी अटेंडेंस होती है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, ओके। तो इस तरह से हमने एक यूज़र नेम क्रिएट किया, और कहाँ से क्रिएट किया, और टेस्टिंग हम भेज कहाँ रहे से, यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड कहाँ से हम भेज रहे हैं, थंडर क्लाइंट से। तो ठीक है, फिलहाल आज आपकी कितनी APIs बनी, एक, दो है लेकिन एक ही है असल में, क्योंकि इसको आप AP थोड़ी मानोगे, API तो होता है प्रॉपर लॉजिक। ये अब हम कल इसी के लॉजिक को एनहांस करेंगे। और देखो MongoDB के कौन कौन सा मेथड आपने यूज़ किया, फाइंड वन, यूज़र डॉट फाइंड वन, यूज़र डॉट क्रिएट। इसमें और भी मेथड्स हैं, जैसे यूज़र डॉट डिलीट, यूज़र डॉट फाइंड बाय ID, बहुत सारे मेथड्स हैं। जब आप इन मेथड्स को यूज़ करोगे ना, तो आप MongoDB भी सीख जाओगे। तो MongoDB को हम अलग से एज ए मॉड्यूल नहीं पढ़ेंगे कि MongoDB ही 15 दिन तक अलग से पढ़ा, नहीं, हम MongoDB इसी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। साथ में Node.js भी, साथ में Express भी, क्योंकि ये तीन चीज़ें एक साथ हैं। बाद में जब हमारा एक बैकएंड सर्वर थोड़ा सा बन जाएगा ना, जब ना इसमें 20-25 कंट्रोलर बन जाएंगे, 20-25 APIs जब बन जाएंगे ना, उन APIs को फिर हमें कंज्यूम करना है कहाँ पर, फ्रंट एंड पे, उनको यूज़ कहाँ पे करना है फिर, फ्रंट एंड में। तो उसके लिए हम फिर एक फ्रंट एंड भी बनाएंगे, ठीक है। तो ये इसी तरह से होता है, ये ऐसे नहीं है कि खाली रिएक्ट करेगा क्या, मतलब खाली रिएक्ट में आप प्रोजेक्ट बनाओगे, वो कैसे चलेगा,
उसके लिए तो बैक एंड होना चाहिए, है ना। हाँ, रिक्वायर्ड फील्ड लिखेंगे, लेकिन मुझे एक बात बताओ मेरी जान, आपने F12 आप कभी गए हो इस पर ऐसे, मान लो ऐसे जाऊंगा मैं, फिर मैं F12 प्रेस करके चेंज कर दूंगा वो, लाइक ऐसे। यहाँ पर क्या लिखा है, Express.js, लिखने लिखित Express.js वर्सेस फास्टिफाई, है ना। देखो मैं इसको कुछ भी लिख सकता हूँ, Express.js वर्सेस फास्टिफाई। ये जो कोड फ्रंट एंड में होता है ना, उसको इजीली कोई भी एडिट कर सकता है। मैं लिख सकता हूँ Express.js वर्सेस लाइजा, देखो हो गया, सुना, लिख सकते हैं ना। तो वो रिक्वायर्ड फील्ड आप चेंज कर सकते हो, सीधा ब्राउज़र में गए, फॉर्म को खोला, देखा ये कहाँ पर लिखा है, उसका वो रिक्वायर्ड फील्ड क्या कर दिया, हटा दिया, बाद में कर दिया सबमिट। तो विदाउट यूज़र नेम ईमेल, वो असल में फ्रंट एंड वैलिडेशन सेफ नहीं है, इसीलिए बैक एंड वैलिडेशन इज़ मोर सेफ, इसीलिए हम बैक एंड पर ही ये लिखते हैं। तो फ्रंट एंड पे लिखने की ज़रूरत नहीं, फ्रंट एंड में रिक्वायर्ड लिखोगे कोई भी हटा सकता है, ठीक है। क्योंकि बैक एंड का कोड मत किसी के पास होता है, वो सर्वर पे रन कर रहा होता है पीछे कहीं पे, चोरी छुपे एनक्रिप्शन के अंडर। ये फ्रंट एंड में तो सारा कुछ सामने ही है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। कोई बोलेगा, आप बोलोगे कि मुझे ईमेल आया गूगल से, ठीक है, यहीं पर लिख दो खुद से, है ना। तो गूगल से ईमेल आ गया, स्क्रीनशॉट उठा के दोस्तों को सेंड कर दें कि मुझे गूगल से जॉब आई है, ऑफ़र, ठीक है। ऐसा करते थे पहले ज़माने में। तो ये जो होता है ना फ्रंट एंड सेफ नहीं होता, फ्रंट एंड का जो कोड सोर्स अवेलेबल होता है ना, ये सेफ नहीं होता।